सुप्रभात विद्यार्थियों। अब तक अपन ने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए अपने। पहला जीवों में जनन और दूसरा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। एक बार इस इकाई को हम यहीं विराम देते हैं और दूसरी इकाई को प्रारंभ करते हैं। दूसरी इकाई का अपना आनुवांशिकी तथा विकास। दूसरी इकाई कौन सी है? आनुवांशिकी तथा विकास। और इसका पहला चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं। इसका पहला चैप्टर है अपना वंशागति और विविधता के सिद्धांत। वंशागति और विविधता के सिद्धांत। सबसे पहले आनुवांशिकी एवं विकास यह इकाई है, तो पहले इकाई का अर्थ जान लेते हैं, उसके बाद में अध्याय का अर्थ जान लेंगे। तो इकाई का अर्थ क्या है? आनुवांशिकी। आनुवांशिकी आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। जेनेटिक्स क्या है? लक्षणों या गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। लक्षणों या गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण क्या कहलाता है? वंशागति। और वंशागति का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, वंशागति का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकी। और आप लोग जानते हैं 10वीं क्लास तक भी आप लोगों ने पढ़ा है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल क्या है? आनुवांशिकी के जनक हैं। ठीक है। दूसरा विकास। तो विकास किसे कहते हैं? यहां विकास का अर्थ डेवलपमेंट नहीं है, पहली बात तो आप ये ध्यान में रखेंगे। यहां विकास का अर्थ क्या है? इवोल्यूशन है। यानी इसको शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो हम कहते हैं उद्विकास। और उद्विकास का अर्थ क्या होता है कि किसी भी जीव, आप लोग जानते हैं किसी भी जीव का निर्माण जो है वो एक कोशिकीय स्तर से होता है। यानी समस्त जीवों का निर्माण जो है, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो तब तो उनमें एक ही कोशिका रह जाएगी, और जो बहुकोशिकीय जीव है उनका निर्माण भी प्रारंभ में एक कोशिका से होता है। एक कोशिका से 10 अरब तक कोशिका या 100 अरब तक कोशिका, अलग अलग जीवों की बात करें, अलग अलग कोशिकीय संगठन उसमें पाया जाता है। तो किसी भी जीव का निर्माण कब हुआ, पृथ्वी के ऊपर जीवन कब आया, और पर्टिकुलर किसी जीव की बात करें जैसे मनुष्य है, ठीक है, तो किसी भी जीव के निर्माण से लेकर उसके वर्तमान स्वरूप में आने तक का जो प्रक्रम है वो सारा का सारा क्या कहलाता है? अपना विकास कहलाता है या उद्विकास कहलाता है। तो ये हो गई बात अपनी किसकी? इकाई की। तो इस इकाई में अपने 3 अध्याय आते हैं। कौन कौन से? पहला तो मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिया, दूसरा वंशागति के आणविक आधार, और तीसरा है विकास। तीसरे अध्याय का नाम क्या है? विकास। तो 3 अध्याय अपने इस इकाई के अंतर्गत सम्मिलित किए गए। उनमें से पहला अध्याय अपन प्रारंभ कर रहे हैं। पहले अध्याय का नाम क्या है? वंशागति और विविधता के सिद्धांत, जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। तो वंशागति का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया, लक्षणों या गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। और लक्षण या गुण क्या होते हैं? तो आप सीधे सीधे तौर पे समझ सकते हैं कि हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, आंख, कान, नाक, मुंह, जीभ, ये सारे के सारे क्या हैं? विज्ञान की भाषा में ये लक्षण है, कैरेक्टर है। और ये हमें कहां से मिले? हमारे जनकों से मिले। ठीक है। दूसरा विविधता। तो हमने पहले अध्याय में बात की थी कि 2 प्रकार का जनन पाया जाता है। कौन कौन सा? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन श्रेष्ठ है। 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि दोनों जननों में कौन सा जनन श्रेष्ठ है? तो लैंगिक जनन श्रेष्ठ है। उसके बाद में प्रश्न आता है क्यों? ठीक है, कौन सा जनन श्रेष्ठ है, लैंगिक या अलैंगिक? तो लैंगिक। और उसके बाद में क्यों? तो क्यों का उत्तर क्या था कि लैंगिक जनन के द्वारा क्या आता है? विविधता आती है। तो अब बात है विविधता कहते किसे? तो हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी में आप लोगों को पता है किसका अध्ययन करते हैं? जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है। और जीवित जीव जितने भी है, चाहे वो पादप हो या जंतु हो या बहुत प्रकार के जंतु आप लोगों ने देखे हैं, वो सारे के सारे क्या है? जीवित जीव है। लेकिन जीवित होने के बावजूद भी वो एक दूसरे से समान नहीं है। तो सजीवों में पाई जाने वाली भिन्नता
जो अलग अलग है, यहां तक कि आप लोगों को पता है कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानें भी आपस में समान नहीं होती, उनमें कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है। तो इसी अंतर को क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। तो सजीवों के मध्य पाई जाने वाली भिन्नता को ही क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। और इसके क्या क्या सिद्धांत है, इन सब के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। आप लोग जानते हैं कि हाथी, मान लीजिए, या कोई भी जीव हो, हाथी हो, शेर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, तो कुत्ता कुत्ते को ही जन्म देता है, बिल्ली बिल्ली को ही जन्म देती है, या आम के पौधे से आम का पौधा ही बनता है, नीम के पौधे से नीम का पौधा ही बनता है, दूसरा पौधा नहीं बनता। तो इसी को हम क्या कहेंगे? वंशागति। तो वो क्या कर रहे हैं? वो पादप हो या जंतु हो, वो उनके अंदर जो सूचनाएं निहित है, वो सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। यानी जो भी संरचनाएं उनके अंदर बनने वाली है, उनको आनुवांशिकता की अगर इकाई की बात करें, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है वंशागति की इकाई, तो वो क्या होती है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, आनुवांशिक पदार्थ क्या है? केवल पादप विषाणुओं को छोड़ दें, पादप विषाणुओं को छोड़कर समस्त जीवों में आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। तो वो डीएनए के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनको क्या करते रहते हैं? स्थानांतरित करते रहते हैं। और स्थानांतरित करते वक्त चूंकि अपन ने क्या कहा? लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन से विविधता आती है किस प्रकार से? तो आधे लक्षण किससे आएंगे? एक जनक से, आधे लक्षण एक जनक से। जैसा कि अपन ने पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पढ़ा था, तो पराग कोश से परागकण और वर्तिकाग्र या जायांग, तो वो आपस में मिलते हैं। तो आधे लक्षण माता से, आधे लक्षण पिता से, यूं भी कह सकते हैं अपन, या आधे लक्षण नर से, आधे लक्षण मादा से। और वो आधे और आधे जब मिक्सअप होते हैं, तब क्या हो जाता है? विविधता उत्पन्न हो जाती है। लक्षणों या गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। और वंशागति का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, वो क्या कहलाती है? आनुवांशिकी। और 1 नंबर का प्रश्न मैंने आपको बता दिया, 10वीं तक आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है कि आनुवांशिकता की जो इकाई है वो क्या है? डीएनए है, केवल पादप विषाणुओं को छोड़कर। और आनुवांशिकता के जनक भी आपको पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को पता है आनुवांशिकता का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है। हालांकि जब तक विज्ञान का आविष्कार नहीं हुआ था, उससे पहले भी जो मनुष्य था उसको पता लग चुका था कि जो विविधता है, वो विविधता लैंगिक जनन के फलस्वरूप ही उत्पन्न होती है। और उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रयोग करके विविधता को विकसित किया, नई नई किस्में विकसित की। और मेंडल के पश्चात तो इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, एक युगांतकारी परिवर्तन आया। तो यहाँ इस अध्याय का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसमें अपना जो पहला टॉपिक है, वो पहला टॉपिक है मेंडल के वंशागति के नियम। पहला टॉपिक क्या अपना? मेंडल के वंशागति का नियम। मेंडल के वंशागति का नियम या मेंडल के वंशागति के नियम, इसे आनुवांशिकता के नियम भी कहते हैं। आप लोग जानते हैं मेंडल ने 3 प्रकार के नियम दिए थे। प्रभाविता का नियम, दूसरा था पहला प्रभाविता का, दूसरा पृथक्करण का, और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का। इन तीनों नियमों की हम चर्चा करेंगे इसी अध्याय के अंतर्गत। उससे पहले हम एकल संकर संकरण और द्विसंकर संकरण का अध्ययन करेंगे। एकल संकर संकरण को एक जीन की वंशागति भी कहते हैं, और द्विसंकर संकरण को 2 जीनों की वंशागति भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। तो थोड़ी सी जानकारी दे दूं, वैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मटर के पौधे में 34 प्रकार के विप्रियासी का अर्थ होता है विपरीत या अपोजिट, 34 प्रकार के विप्रियासी लक्षण पाए जाते हैं। ध्यान में रखना आपको, क्योंकि इसी चैप्टर में आगे अपना एक टॉपिक आएगा, तो उस टॉपिक के अंतर्गत सहलग्नता अपन पढ़ेंगे। तो उस टॉपिक में अपने को पता चलेगा कि मेंडल की जो सफलता का कारण था, वो सफलता का कारण क्या था,
कि मेंडल भी उस बात से अनभिज्ञ था, यानी सहलग्नता की खोज जो है वो मेंडल के नियमों की खोज के बहुत पश्चात हुई थी। मोर्गन ने सहलग्नता की खोज की थी। तो मेंडल यहाँ भाग्यशाली था कि मेंडल ने जिन लक्षणों का अध्ययन किया था उनमें सहलग्नता जो है वो अब्सेंट थी। तो सबसे पहली बात, मटर के पौधे में कुल कितने विप्रियासी लक्षण पाए जाते हैं? मटर के पौधे में 34 प्रकार के विप्रियासी लक्षण पाए जाते हैं और उनमें से मेंडल ने केवल 7 का अध्ययन किया। इसके साथ साथ आपको मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम भी पता होना चाहिए, पाइसम सैटाइवम। और पाइसम सैटाइवम जो पादप है वो लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, दाल कुल के अंतर्गत, जिसे साधारण भाषा में दाल कुल कहते हैं और साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको लेग्यूमिनेसी कुल कहते हैं। तो मेंडल ने कौन कौन से 7 लक्षणों का अध्ययन किया वो देखिए। सबसे पहला है तने की ऊंचाई, तने की ऊंचाई। अब देखिए हम यहां बात कर रहे हैं किसकी? विप्रियासी लक्षणों की। तो यानी 2 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं विप्रियासी लक्षणों के अंतर्गत, एक पौधा ऊंचा और एक पौधा बोना। ऊंचा या इसको हम कह सकते हैं लंबा। तो ये क्या हो गए? विप्रियासी। एक पौधा मटर का काफी लंबा बढ़ रहा है, एक पौधा बोना रह रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के विप्रियासी लक्षण हो गए। दूसरा जो लक्षण मेंडल ने अध्ययन किया था वो था पुष्प का रंग। तो आप लोगों ने मटर के पौधे देखे होंगे, उनमें किस प्रकार के पुष्प आते हैं? तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बैंगनी रंग के पुष्प आते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें सफेद रंग के पुष्प आते हैं। तो ये क्या हो गए? एक दूसरे के विपरीत। तो इस प्रकार से एक दूसरे के विपरीत जो लक्षण है वो लक्षण मटर के पौधे में 34 पाए जाते हैं। उनमें से मेंडल ने केवल 7 का ही अध्ययन किया था। वो 7 अपन यहां डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा लक्षण है पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति कहां हो सकती है? तो या तो हो सकती है कक्षस्थ और या हो सकती है अंतस्थ। तो ये कक्षस्थ और अंतस्थ क्या है? आप लोगों को पता है, सूर्यमुखी का पौधा आप लोगों ने देखा हुआ है। तो सूर्यमुखी के अंदर जो टॉप पार्ट होता है, अपर पार्ट, यहां ये वाला भाग जो है वो किस में रूपांतरित होता है? पुष्प में रूपांतरित होता है। तो उसको तो कहते हैं अंतस्थ या टर्मिनल। और यहां साइड में पुष्प लगते हैं और ये शाखा जो है वो धीरे धीरे वृद्धि करती जाती है। यहां इस प्रकार से पुष्पों का निर्माण होता रहता है। तो ये क्या हो गए? कक्षस्थ पुष्प। तो पुष्प की स्थिति भी 2 प्रकार की होती है, यानी विप्रियासी लक्षण इसका भी पाया जाता है। एक पुष्प जो है वो अंतस्थ स्थिति में है और एक पुष्प जो है वो कक्षस्थ स्थिति में। उसके बाद में बात करते हैं चौथे लक्षण की। तो चौथा लक्षण है वो है फली का आकार। तो फली का आकार, आप लोगों ने मटर की फलियां देखी होगी या मटर के फल देखे होंगे। तो एक फली जो है वो तो क्या होती है? फूली हुई होती है और एक फली अपन ने देखी है कि जिसमें दाने नहीं होते, वो पिचकी हुई होती है। तो फली 2 प्रकार की, या तो फूली हुई और या सिकुड़ी हुई हम कह सकते हैं। उसके बाद में फली का अगर रंग भी देखें, 5वां लक्षण क्या है? फली का रंग। फली का रंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो आप लोगों ने देखी है हरी और दूसरी देखी है पीली। तो हरा और पीला ये 2 विप्रियासी लक्षण फली के आकार में भी है। उसके बाद में अगर बीज का आकार देखें तो आप लोग देखते हो कई बार आपने मटर को छीला होगा तो बीज का आकार किस प्रकार से होता है? तो हम जानते हैं कि एक तो बीज क्या है? गोलाकार है, गोल, और दूसरा कुछ मुड़ा हुआ है और उसके लिए अपन शब्द इस्तेमाल करते हैं झुर्रीदार। तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत लक्षण हो गए। उसके बाद में कुछ वैज्ञानिक या कुछ पुस्तकों में आपको लिखा हुआ मिलेगा 7वां जो करेक्टर है वो क्या है? बीज का रंग या बीज पत्र का रंग। तो यहां अपन बात करते हैं बीज का रंग ही ले लेते हैं। बीज का रंग किस प्रकार का होता है आप लोगों को पता है? बीज का रंग, मटर के दानों का रंग आप लोगों ने देखा होगा, एक तो होता है क्या? हरा और एक होता है पीला। तो ये 7 लक्षण जो है इनका अध्ययन मेंडल ने अपने प्रयोगों के अंतर्गत किया था। अब बात करते हैं
मेंडल की वंशागति के नियम से पहले मैंने आपको बताया कि मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस की अपन बात करेंगे, तो ये लक्षण मैंने आपको लिख दिए, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी के आधार पर एक जीन की वंशागति चलेगी। जीन क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जीन किसे कहते हैं, उसके बाद में अपन बात करेंगे एक जीन की वंशागति की। तो आनुवांशिकता की इकाई मैंने आपको बताया, आनुवांशिकता की इकाई क्या है, डीएनए, ठीक है। अब जीन क्या है, तो डीएनए का वह पार्ट, डीएनए का वह भाग जो क्या करता है, किसी भी लक्षण को नियंत्रित करता है। डीएनए का वह भाग जो किसी भी लक्षण को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। अब देखिए अपना टॉपिक क्या है, एक जीन की वंशागति, एक जीन की वंशागति। तो सबसे पहले अपने को ध्यान में रखना है कि जीन और गुणसूत्र, जीन और गुणसूत्र जो है वो हमेशा जो द्विगुणित जीव है, पिछले साल अपन ने पढ़ा था, आप लोगों को याद हो तो, पीढ़ी एकांतरण। तो पीढ़ी एकांतरण के अंतर्गत अगर हम बात करें, 3 प्रकार के पीढ़ी एकांतरण पाए जाते हैं। उससे पहले हम बात करें जीवों की, तो 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, एक द्विगुणित और एक अगुणित। अगर हम बात करें शैवाल, कवक, जीवाणु, तो इनकी जो मुख्य प्रावस्था है, इनकी मुख्य प्रावस्था क्या है, हैप्लॉइड है या अगुणित है। और बाकी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और उच्च वर्गीय जो जंतु हैं, उनकी जो मुख्य प्रावस्था है वो क्या है, द्विगुणित, डिप्लॉइड। अर्थात इनमें गुणसूत्र या जो जीन है वो क्या रहते हैं, जोड़ों के रूप में रहते हैं। जीन या गुणसूत्र जोड़ों के रूप में रहते हैं और किसी लक्षण को नियंत्रित करते हैं। एक जीन, एक एंजाइम हाइपोथेसिस बिडल एवं टेटम ने दी थी। ये अगर आपके 10th तक कहीं आया हुआ हो, नहीं आया हुआ है तो अब आप याद रख लीजिए, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था, बिडल और टेटम ने। यहां हम बात कर रहे हैं एक जीन की वंशागति। अब देखिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। जैसे तने की ऊंचाई का उदाहरण ले लिया अपने, सिंपल सा, पहला इलेक्शन मेंडल का। तो एक पौधा मैंने आपको बताया क्या है, लंबा है, और दूसरा पौधा क्या है, बोना है। अब लंबा और बोना, तो ये दोनों क्या हो गए, लक्षण हो गए। अब इनको नियंत्रित करने वाली जीन होगी, और वो जीन अभी मैंने आपको बताया कि गुणसूत्र और जीन, द्विगुणित जो जीव है। यहां हम जो अध्ययन कर रहे हैं मटर के पौधे का, तो मटर का पौधा आप लोगों को पता है एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। यानी अर्थात इस पुस्तक में, बायोलॉजी में अपन जितने भी अध्यायों का अध्ययन करेंगे उन सब में अधिकतर एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में ही, आवृत बीजी पादपों के बारे में ही हम अध्ययन करेंगे। तो अब लंबा जो लक्षण है वो भी क्या होगा, एक जीन के द्वारा नियंत्रित होगा। और जीन आपको मैंने बता दिया कि वो क्या है, पेयर या युग्म या जोड़े के रूप में पाई जाती है। अब यहां देखिए मैंने लिख दिया कैपिटल टी और स्मॉल टी। देखिए ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मेंडल ने जब अपने प्रयोग किए थे तब मेंडल को यह पता नहीं था कि कौन से को कैपिटल से लिखना है और कौन से को स्मॉल से लिखना है। यहां हम जो प्रभाविता का नियम होता है उसके अनुसार जो प्रभावी लक्षण होते हैं उसके लिए हम कैपिटल वर्ड को काम में लेते हैं, और जो अप्रभावी लक्षण होते हैं उसके लिए हम रिसेसिव या स्मॉल लेटर को काम में लेते हैं। तो 2 जीन, ये 2 जीन, ठीक है। कैपिटल से प्रकट कर दिया, किसको कर रहे हैं, प्रभावी को। मेंडल को ज्ञान नहीं था, मेंडल ने बहुत सारे संकरण प्रयोग किए, और संकरण प्रयोग करने के पश्चात उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये क्या है, प्रभावी है, ये अप्रभावी है। आप लोगों को याद होगा अपन ने दूसरे पाठ में भी पढ़ा था कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस प्रकार किए। तो आप लोगों को ध्यान होगा कि मटर क्या है, एक द्विलिंगी पादप है, और प्राकृतिक रूप से इसमें स्वपरागण पाया जाता है, और इसमें पर परागण भी करवाया जा सकता है। परागण अपन ने पढ़ा था। तो पर परागण करवाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, याद कर लीजिए दोबारा से, विम्पुंसन। विम्पुंसन किसे कहते हैं, नर जननांग पुमंग, या पुमंग का प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, पुंकेसर। तो पुंकेसरों को
कैंची या चिमटे की सहायता से परिपक्व अवस्था में आने से पूर्व ही हटाना। द्विलिंगी पुष्पों से पुंकेसरों को हटाना क्या कहलाता है? विंपुंसन कहलाता है। उसके बाद में दूसरी क्रिया की थी कौन सी? बोराकरण या थैलीकरण। बोराकरण या थैलीकरण के अंतर्गत अपन क्या करते हैं? नर जननांग को हटाने के पश्चात पुष्प को एक पॉलीथीन से बांध देते हैं ताकि उनमें अपने आप कोई परागण की क्रिया नहीं हो। और तीसरी क्रिया आप लोगों को याद होगा, हमने पढ़ी थी टैगिंग। तो इन तीनों के अपने प्रैक्टिकल भी है, ठीक है ना? विंपुंसन, इमेस्कुलेशन, बोराकरण, थैलीकरण, ठीक है, और तीसरा टैगिंग। इन टैगिंग के अंतर्गत विंपुंसन हमने कब किया था, ठीक है, थैली हमने कब बांधी थी, और उसके बाद में मनोवांछित परागकणों का छिड़काव जब वर्तिकाग्र के ऊपर करते हैं वो किस तारीख को किया था। इन सब की सूचनाएं एक पट्टिका के ऊपर लिखकर और उस पादप के ऊपर लटका देते हैं जिसे हम टैगिंग कहते हैं। तो अब यहां देखिए क्या होगा, एक जीन की वंशागति। तो कोई भी जो लक्षण है उसको नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? दो जीनों के द्वारा। अब एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे ये टी लिखा और बोने के लिए भी हमने क्या लिखा? टी ही लिखा। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि लक्षण क्या है? लक्षण एक ही है। लक्षण क्या है? पादप की ऊंचाई। लक्षण क्या है? पादप की ऊंचाई। तो ऊंचाई, अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो है उसकी हाइट कम है, तब भी हम उसके लिए यही काम में वर्ड काम में लेंगे, उसको पूछेंगे आपकी हाइट कितनी है। और कोई लंबा है तब भी उसके लिए हम क्या कहेंगे? आपकी हाइट कितनी है। तो कैरेक्टर क्या है? एक ही है। उसके गुण क्या हो गए? दो हो गए, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोगों को पता है अपन ने पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पढ़ा था। तो यहां क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो ये जीन है वो क्या होंगे? ये पृथक पृथक हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और अलग अलग हो गए ये क्या बन गए? युग्मक। तो ये तो क्या थे अपने? ये है जनक, और यहां ये क्या बन गए? युग्मक। अब क्या होगा? कृत्रिम रूप से पराग कणों को मादा पुष्प के ऊपर वर्तिकाग्र के ऊपर डाल दिया जाएगा, और उसके बाद में क्या होगा? निषेचन की क्रिया होगी। तो ये हो गई अपनी निषेचन की क्रिया, और निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप वापस क्या स्थिति आ गई? वापस डिप्लॉयड स्टेज होगी, द्विगुणित। और इसको हम क्या कहेंगे? F1PD। कई बार प्रश्न पूछा गया है F1PD का पूरा नाम लिखिए। तो F1PD क्या है? फर्स्ट फीलियल जनरेशन, प्रथम संतानीय पीढ़ी। अब यहां देखिए लंबा और बोने का क्रॉस करवाया था, तो F1PD में सारे के सारे पौधे क्या आ गए? लंबे आ गए। अब F1PD का क्रॉस F1 से करवाते हैं। तो यहां आपको ध्यान में रखना है, अनुपात पूछा जाता है, ठीक है। F1PD का अनुपात हमेशा 1:0 आएगा। F1PD का अनुपात जो है वो हमेशा 1:0 आएगा। अब अनुपात भी यहां हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लक्षण प्ररूप और दूसरा होता है जीन प्ररूप। लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप। तो अगर हम बात करें लक्षण प्ररूप किसे कहते हैं और जीन प्ररूप, प्ररूप का मतलब तो क्या हो गया? अनुपात, और लक्षण का मतलब है जो बाहर से दिखाई दे रहे हैं, यानी मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, आकारिकीय कैरेक्टर। आकारिकी रूप से क्या होगा? ये जो F1PD के पौधे प्राप्त हुए ये भी सारे के सारे लंबे होंगे, और ये जो लंबा है पहले से ये भी लंबे हैं, तो दोनों समान प्रकार के दिखाई देते हैं। लेकिन उनका जब अब जीन प्ररूप देखें तो जीन प्ररूप का मतलब होता है आंतरिक संरचना, या यूं कह दें कि उसका आनुवंशिक संगठन किस प्रकार का है, जेनेटिकल कॉम्बिनेशन कैसा है, तो वो जेनेटिक कॉम्बिनेशन। तो ये आप ध्यान में दीजिए। ये देखिए एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। तो हमेशा लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप किसका? F1 जनरेशन का, F1PD का हमेशा 1:0 आएगा। ये दिमाग में फीड कर लीजिए, प्रश्न पूछा जा सकता है, टेक्निकल है, हाइपोथेटिकल है। मान लीजिए ये कह दिए कि द्विसंकर संकरण में F1PD का जीन प्ररूप अनुपात बताइए। तो आपको कोई सा भी संकरण पूछे,
चाहे एकल संकर संकरण पूछे, द्विसंकर संकरण पूछे, त्रिसंकर संकरण पूछे, या एक जीन की वंशागति, दो जीन की वंशागति, तीन जीन की वंशागति, कोई भी वंशागति पूछे और ये उसमें ये पूछा जाए कि F1 पीढ़ी का और F1 पीढ़ी का कोई सा भी अनुपात पूछा जाए, चाहे लक्षण प्ररूप पूछा जाए या जीन प्ररूप पूछा जाए, कोई सा भी अनुपात पूछा जाए, वो हमेशा क्या आएगा, 1:0 आएगा। अब बात करते हैं F2 पीढ़ी की। तो F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए जो F1 पीढ़ी में एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी आया है, उसी का क्रॉस उसी के साथ करवा देते हैं। ठीक है, यानी F1 जनरेशन का क्रॉस F1 जनरेशन के साथ करवाया जाता है, तब क्या अनुपात प्राप्त होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझिए। वैसे बहुत ही इजी है। तो ये क्या आ गया अपने पास, F1 पीढ़ी, और इसका क्रॉस भी किससे करवाएंगे, ये भी क्या हो गया, लंबा, और ये F1 पीढ़ी। तो ये वापस अपने क्या हो गए, जनक। अब देखिए, एक सी पन्नेट नाम की एक महिला थी, उसने चेकर बोर्ड का आविष्कार किया था। यहां फिर पृथक्करण का नियम लगेगा। अब इसको आप लाइनों के द्वारा यूं भी शो कर सकते हैं, या इस प्रकार से एक बॉक्स बना सकते हैं, और इस बॉक्स को कहते हैं चेकर बोर्ड। तो चेकर बोर्ड के ऊपर भी एक प्रश्न बन गया कि चेकर बोर्ड की डिस्कवरी या खोज किसने की थी, सी पन्नेट। नाम याद रखेंगे, यहाँ कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। ठीक है, अब ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, साइड में पार्श्व में चले जाएंगे। इसमें आ गए दोनों कैपिटल टी, इसमें एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, इसमें दोनों स्मॉल। अब देखिए लक्षण प्ररूप अनुपात। लक्षण प्ररूप अनुपात क्या प्राप्त हुआ, ये लंबा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी को अपन लेके चल रहे थे, कैसा है, लंबा। तो ये भी लंबा, ये भी लंबा, 1 2 3, ये तीनों तो क्या हो गए, लंबे। और एक क्या प्राप्त हुआ अपने को, बोना। ठीक है, तो ये आ गया लक्षण प्ररूप अनुपात 3:1। अब इसी के जीन प्ररूप अनुपात की बात करें, यानी अभी मैंने आपको बताया कि इसका जीनी संगठन किस प्रकार का होगा। तो जीनी संगठन में देखिए, दोनों टी कैपिटल कितने हैं, 1 है। फिर एक टी कैपिटल एक स्मॉल कितने हैं, एक टी कैपिटल और एक टी स्मॉल कितने हैं, 2। और दोनों टी स्मॉल क्या है, 1। तो ये आ गया 1। ये आ गया F2 पीढ़ी का लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप अनुपात। F2 पीढ़ी में लक्षण प्ररूप अनुपात 3:1 प्राप्त होता है, और जीन प्ररूप अनुपात जो है वो 1:2:1 प्राप्त होता है। तो यहां तक अपने को एक जीन की वंशागति देखनी है, उसके बाद में अपन कल अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।